हेलो फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास नंबर 8 में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सो देख लेते हैं दोस्तों एक एक करके सारे सवालों को। पहला सवाल क्या है आज का? 3 संख्याओं का योग 58 है। कोई 3 संख्या है और 3 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा? ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है, इसमें 3 संख्या है और 3 संख्याओं का योग जो है यहाँ पर 58 दिया गया है और साथ में इस सवाल में 2 रेशियो आपका दिया गया है। एक 4:9 है और दूसरा 9:16 है। 4:9 में पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 9 दी गई है और दूसरे वाले रेशियो में दूसरी संख्या 9 है और तीसरी संख्या 16 दी गई है। यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 4:9 है और जो दूसरी और तीसरी संख्या उसका रेशियो जो है 9:16 है। इसमें तो एक बात ये पक्की हो गई दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर 4 को a मान लें, 9 को b मान लें, मतलब पहली संख्या a, दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या हम 16 मान लें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर b का मान 9 है और यहाँ पर भी b का मान 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि b अगर हम मानते हैं रेशियो में तो b दोनों रेशियो में कॉमन है और उसका मान भी आप देख रहे हैं कॉमन है। तो हम यहाँ पर इस सवाल को बहुत आसानी से फिर हल कर सकते हैं। अब यहाँ चूंकि रेशियो में सारा कुछ दिया गया है तो हमें करना क्या होगा? माना पहली संख्या हम 4x मान लेते हैं। पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 9x व तीसरी संख्या 16x है। अब यहाँ पर मैंने पहली संख्या को 4x मान लिया, दूसरी संख्या को 9x मान लिया, तीसरी संख्या को 16x मान लिया और आपसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग 58 है। तो 1, 2, 3 तीनों संख्याओं का योग कितना है? तब तीनों का योग बराबर 4x प्लस 9x प्लस 16x। जब आप इनको जोड़ेंगे 9 4 13 6 3 9 मतलब कितना हो जाएगा आपका 29x हो जाएगा। अब यहाँ पर 29x बराबर कितना है दोस्तों? यहाँ पर 29x बराबर 58 है। 29x बराबर 58 है। 4x प्लस 9x प्लस 16x को जब आप ऐड करेंगे तो 29x होगा और 29x का मान जो है टोटल आपका वास्तविक जो मान दिया गया है वो कितना है? 58 दिया गया है। अब यहाँ पर आप दोस्तों क्या करेंगे? x बराबर 29 का 58 को आप काट दीजिए, 29 दूना आपका 58 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आया? x बराबर आपका 2 निकल के आ गया। x का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों? 2 निकल के आ गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा? आपने पहली संख्या क्या माना है? 4x। तीसरी संख्या क्या माना है? 16x। तो पहली प्लस तीसरी का योग, पहली व तीसरी का योग बराबर, पहली कितनी है दोस्तों? 4x प्लस तीसरी कौन सी है? 16x और बराबर इनका 4 और 16 को जब आप जोड़ेंगे तो 20x आएगा और 20 गुणे x के स्थान पर जब आप 2 करेंगे तो 20 दूनी 40। मतलब पहली और तीसरी संख्या का जो योग होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। 2 संख्याओं का योग आपका 40 हो जाएगा, पहली और तीसरी का। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सेकेंड वाली सवाल।
कहा जा रहा है कि 12.60 रुपए के 2/3 भाग का 21 रुपए के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात क्या होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। 12.60 के का मतलब गुणा 2/3 रेशियो इसके सापेक्ष 21 का मतलब गुणा 0.6 का रेशियो क्या होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही सरल सा सवाल है दोस्तों। 12.60 है, 12.60 गुणे 2/3 रेशियो 21 गुणे 0.6 है। अब इनका जब आप गुणा करेंगे तो 12.60 हो जाएगा आपका, 12.60 हो जाएगा। अब 12.60 ये आपका रेशियो के एक साइड है तो ये आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/3 बचेगा। अब 2/3 आप जानते हैं फ्रैक्शन में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 2/3 अथवा 2:3, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। तो 2:3 आपका यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को दोनों सवाल समझ में आया होगा। सवाल है यदि पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या a व दूसरी संख्या b है। माना पहली संख्या a व दूसरी संख्या b है। अब यहां पर कहा क्या जा रहा है, यदि पहली संख्या का आधा तब प्रश्नानुसार पहली संख्या का आधा a का आधा बराबर है किसके, दूसरी संख्या के b के 0.07 के बराबर है। ये आपका डेटा बन गया प्रश्न के हिसाब से। अब a गुणे 1/2 बराबर b गुणे 0.07। अब b को आप यहां पर रख दीजिए a के नीचे और 1/2 का इस पर गुणा कर दीजिए। जब 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 का तो यहां पर आ जाएगा क्या, a/b बराबर 0.14/1 ये वाला आपका इस तरीके से हो जाएगा। बराबर a/b बराबर अब 1 से कोई मतलब है नहीं तो 0.1 को हम क्या कर देते हैं, दशमलव को हटा करके बट्टे में 100 कर देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 7 दूना के 14, 50 दूनी की 50, सॉरी 50 दूनी की 100, 7 दूनी की 14, ये आपका हो जाएगा 7 दूनी की 14, 50 दूनी की 100। a/b बराबर 7/50, a/b बराबर 7/50 अथवा a रेशियो b बराबर 7:50। ये आपका दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपका रेशियो में बदल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरे सवाल को, नेक्स्ट सवाल में कहा क्या जा रहा है, p रेशियो q बराबर 5:8 है, q रेशियो r बराबर 12:7 है, r रेशियो s बराबर 14:15 है, तो p रेशियो s का मान क्या होगा। ये आपसे दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल और सरल सा सवाल है। इसमें समझना क्या है, आप देख लें PQ, QR, RS, आप सिर्फ इसको देखिए, इसका सीक्वेंस देखिए, PQ, QR, RS, मतलब ये आप देख रहे पहले वाले में जो दूसरा है वही दूसरे वाले में पहला है, और जो आपका दूसरे वाले में चौथा है वही आपका तीसरे वाले में पहला है।
ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो जब भी आपका सवाल इस तरीके से हो, एकदम अच्छे से मतलब सीक्वेंस में हो, ए बी, बी सी, सी डी, इस तरीके से, आप पी क्यू, क्यू आर, आर एस, इस तरीके से हो, तो आपसे अक्सर जो है इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है। पी रेशियो यस का मान क्या होगा, मतलब पी पहला वाला और अंत वाला। उसी तरह से ए बी सी डी में ए और डी का रेशियो क्या होगा, आपसे अक्सर इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे, पी बटे क्यू, आप इस पी रेशियो क्यू को आप पी बटे क्यू कर सकते हैं, गुणे क्यू रेशियो आर, क्यू रेशियो आर कर सकते हैं, गुणे आर रेशियो यस, आर रेशियो यस कर सकते हैं, बराबर पी रेशियो क्यू का मान कितना है 5/8, गुणे क्यू रेशियो आर का मान कितना है 12/7, गुणे आर रेशियो यस का मान कितना है 14/15। ये आपका मान दे रखा है। क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, पी बटे यस बचा, बराबर पी बटे यस बराबर। अब यहाँ पर आप काट सकते हैं, 5 तिया के 15, 3 चौके 12, 7 दूना के 14, ये आपका कट जाएगा, और 2 चौके 8, 4 ऊपर बचा 4 नीचे बचा, 4 ऊपर बचा 4 नीचे बचा, या 4 से 4 कट गया, 1 जाएगा, पी रेशियो यस बराबर 1/1, पी रेशियो यस बराबर 1/1। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो गया, क्योंकि आपसे यही चीज़ पूछा भी जा रहा है, पी रेशियो यस का मान क्या होगा, तो पी रेशियो यस का मान 1/1 हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नई संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या क्या होगी इसमें से, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:5 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं कि माना छोटी संख्या 3x है, 3x है। यहाँ पर हम रेशियो वाले में हम x जोड़ देते हैं। हमारा छोटी संख्या को हम 3x मान लेते हैं, वहाँ बड़ी संख्या 5x है। छोटी संख्या 3x है, वह बड़ी संख्या 5x है। अब कहा जा रहा है, जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार प्रत्येक में से 9 को घटाया जाता है। मतलब कि पहली संख्या जो क्या है, क्रमशः 3x है, बड़ी छोटी संख्या, और बड़ी संख्या 5x है। अब रेशियो में होने का मतलब क्या हुआ, इसको हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3x में आपने 9 घटाया प्रश्न के अनुसार, और बटे में 5x में भी आपने 9 घटाया, और जो प्राप्त नया रेशियो है वो आपका 12:3 है, 12:23 है, सॉरी 12:23 को आप 12, चूँकि अब फ्रैक्शन में हम कर रहे हैं तो 12/23 कर सकते हैं, 12/23 कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 3x माइनस 9/5x-9 बराबर 12/23 को जब आप हल करेंगे, 23 का क्रॉस मल्टीप्लाई 23 का 3x माइनस 9 में गुणा होगा, 12 का 5x माइनस 9 में गुणा होगा। जब 23 का 3x माइनस 9 में गुणा होगा तो 23 का 3 में गुणा होगा तो 69x माइनस 9 में गुणा होगा तो 207 हो जाएगा, बराबर 12 का 5x में होगा तो 12×5 60x माइनस 12×9 108, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देख रहे हैं 69x 60 आपका x के साथ है, तो 69x माइनस 60x बराबर यहाँ पर 207 माइनस में है, 108 आपका माइनस में है। इसको आप उधर लेके जाइए, बराबर के उस साइड में। 60x हमने यहाँ पर रख दिया, बराबर के इस साइड में किया तो ये माइनस में हो गया। अब ये माइनस 207 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस 108 प्लस 207 हो जाएगा,
बराबर के उस साइड जाएगा तो ये सिंबल आपका बदल जाएगा। अब 69x माइनस 60 बराबर x माइनस 108 प्लस 207। अब इसको आप घटा दीजिए। जब आप इसको घटाएंगे 69 में 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। और 108 माइनस 108 प्लस 207, 207 में 108 को जब आप घटाएंगे तो 99 बचेगा, 99 बचेगा। या अब यहाँ पर आपका x का मान निकल आएगा। या 9 का 99 जब आप काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 9 या 99, या x बराबर 11। x का मान क्या मिल गया दोस्तों, 11 मिल गया। अब आपका छोटी संख्या क्या है, 3x, बड़ी संख्या क्या है, 5x। आपसे पूछा क्या जा रहा है, छोटी संख्या। तब छोटी संख्या बराबर 3x या 3 गुणे 11 बराबर 33। छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 33 हो जाएगी। इस सवाल का यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के रेशियो में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर राम और श्याम हैं, कौन कौन है, राम और श्याम है। राम पहले हैं, श्याम दूसरे नंबर पे हैं, तो यहाँ रेशियो में आप देख रहे हैं 7:3 है। इसका मतलब 7 जो है राम को मिला है, 3 जो है श्याम को मिला है। तो यहाँ पर हम इनके साथ x रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना राम को 7x व श्याम को 3x रुपया मिला। तब 7x प्लस 3x बराबर 210। भाई इन्हीं दोनों के बीच में बांटा गया और टोटल 210 रुपए को बांटा गया, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 3 10, x बराबर 210। 0 से 0 मतलब 10 से ये कट जाएगा, तो मतलब क्या निकलेगा, x बराबर 21। x बराबर x का मान जो निकलेगा वो आपका 21 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों लोगों का धन कितना हो जाएगा, राम का धन बराबर, राम का धन कितना माना गया है, 7x। 7x बराबर 7 गुणे 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 रुपया, 147 रुपया मिला। उसके बाद श्याम का धन क्या हो जाएगा, श्याम का धन 3x इनका माना गया, तो 3 गुणे 21 हो जाएगा। इनका कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 रुपया। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, 63 रुपया और 147 रुपया। सो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा और ये वाला भी सवाल समझ में आया होगा। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी व जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5:7:8 है। इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% व 75% वृद्धि करने का प्रस्ताव है। नया अनुपात क्या होगा। मतलब कि एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों में जो रेशियो है वो 5:7:8 है और इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो जब वृद्धि हो जाएगी तो उसके बाद जो नया रेशियो बनेगा वो नया रेशियो इन तीनों सीटों का क्या होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों हर चीज़ आप जानते हैं अपने आप में 100% होता है। हर चीज़ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर गणित की जो सीट है वो 5 है, 5 अपने आप में 100% है। भौतिकी की सीट 7% अपने आप में 100%। जीव विज्ञान की सीट 8 है, अपने आप में 100%। ये आपका हो जाएगा। अब इस 100% में 40%, 50% और 75% की वृद्धि हो रही है। तो मतलब अगर ये 100 पहले से है, 40 और मिल जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140 का कितना होगा, ये 5। उसी तरह से 150 का 7
कितना होगा, 75 175 का कितना होगा, यही चीज आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या करना है, तीनों विषयों में सीटों का अनुपात, सीटों का अनुपात बराबर, अनुपात बराबर 5:7:8 है। ये आपका रेशियो दिया गया है। तीनों में क्रमशः वृद्धि, तीनों में क्रमशः वृद्धि परसेंट में कितना है, 40%, 50%, 75%, ये वृद्धि हो रही है। तब प्रश्नानुसार यहाँ पर 5 का 140% हो जाएगा, रेशियो 7 का 150% हो जाएगा, रेशियो 8 का 175% हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से सवाल बन जाएगा। अब आप जानते हैं परसेंट रेशियो में है चूंकि, तो तीनों परसेंट आपका कट जाएगा, परसेंट का सिंबल आपका पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर परसेंट का सिंबल कट जाएगा, आप समझते ही हैं, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 14 पंचे 70, 70 और एक जीरो और बढ़ा दीजिए, रेशियो 15 सत्ते 105, 5 और एक जीरो और बढ़ा दीजिए, रेशियो 8 का 175 में जब गुणा होगा तो 1400 होगा, 1400 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, 70 रेशियो 105 रेशियो 140, ये आपका नया रेशियो बना। अब इसको और सरल कर दीजिए आप। अब कोई एक ऐसी कॉमन संख्या आप ढूंढिए जो 70, 105 और 140 तीनों को काट दे। तो वो संख्या आपकी क्या हो सकती है, वो संख्या आपकी दोस्तों 35 हो सकती है। 35 दूनी की 70, 35 तिया के 105, 35 चौके 140, तो मतलब 2:3:4। जो आपका सीट बढ़ने के बाद नया रेशियो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2:3:4 का रेशियो हो जाएगा इन तीनों विषयों में। ये आपका सवाल के हिसाब से आंसर हो जाएगा। एक गांव में स्त्री व पुरुषों का अनुपात 5:3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक हो तो स्त्री और पुरुष की कुल संख्या क्या होगी, ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक आध क्लास में मैंने बताया है कि अगर आपको सवाल में कहीं पर अधिक, कम, ज़्यादा, वृद्धि, अगर ये सारा कुछ मिलता है, आप समझ लीजिएगा किन्हीं दो डेटा के बीच में, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में उसकी तुलना की जा रही है, उन दोनों का अंतर ही वो चीज़ होता है। जैसे यहाँ पर 40 क्या है, अधिक की बात भले की जा रही, लेकिन जो है यहाँ पर स्त्री और पुरुष का अंतर कितना है, 40 का है। यह आप मान करके चलिएगा। एक गांव में स्त्री व पुरुष का अनुपात 5:3 है, मतलब अगर 5 औरत हैं तो 3 उसमें पुरुष हैं। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं दोस्तों, माना स्त्री की संख्या, माना स्त्री की संख्या 5x है, 5x व पुरुष की संख्या 3x है। यहाँ पर स्त्री की संख्या 5x और पुरुष की संख्या हम 3x मानते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, दोनों का अंतर कितना है, मतलब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है।
5x माइनस 3x। मैंने बताया अधिक कम वृद्धि ज़्यादा ये सब कुछ मिले आपको, समझ लीजिएगा दोनों के बारे में अंतर की बात की जा रही है, दोनों चीज़ों के बीच में अंतर की बात की जा रही है। 5x माइनस 3x बराबर 40, या 5x माइनस 3x 2x बराबर 40 हो जाएगा, या x बराबर 40, 20 दूनी की 40 मतलब 20 हो जाएगा। 5x में से 3x घटेगा तो 2x बचेगा, 2x बराबर 40 या x बराबर 20 हो जाएगा। अब आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है, स्त्री और पुरुष की कुल संख्या कितनी होगी। अच्छा जरा आप बताइए, माना स्त्री की संख्या 5x है, पुरुष की संख्या 3x है। स्त्री प्लस पुरुष की संख्या बराबर 5x प्लस 3x बराबर 8x हो जाएगा। और इस 8x को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 20, क्योंकि x का मान 20 है, 8 दूनी की 16, 160। मतलब स्त्री और पुरुष मिला करके टोटल कितने हैं, 160 है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि x रेशियो y बराबर 3:4 हो तो 2x प्लस 3y बटे 3x प्लस 4y का मान क्या होगा। यहां पर हम मान लेते हैं x का मान 3 है और y का मान 4 है, मतलब x बराबर हम 3 मान लेते हैं, y बराबर 4 मान लेते हैं और इस डेटा पर हम उसकी वैल्यू को रख देते हैं। x बराबर 4, y बराबर 3 रखने पर रखते हैं दोस्तों 2 गुणे x का मान क्या मान लेते हैं दोस्तों, 4 प्लस 3 गुणे y का मान क्या मान लेते हैं दोस्तों, x का मान 3 है, सॉरी यहाँ पर x का मान हम मानते हैं 3 और 3 गुणे y का मान क्या मान लेते हैं 4 बटे 3x, 3 का मान x का मान 3 और प्लस 4y का मान 4 बराबर 2 तिया के 6, 3 चौके 12, 12 और 6 18, 18 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 4 चौका 16, 16 और 9 25, 25 हो जाएगा, 18 बटे 25। बस यही इसका मान हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात 12:13 है तो संख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी शहर में पुरुष और महिला की संख्या का जो अनुपात है वो 12x और 13x है, मतलब 12:13 है, तो संख्या में महिला का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि माना पुरुष की संख्या 12x व स्त्री की संख्या 13x है, 13x है। पुरुष की 12x, महिला की 13x है। अब आपसे पूछा जा रहा है संख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो पहली चीज़ 100 से आपको गुणा करना होता है और टोटल जो होता है उसके ऊपर जिसका पूछा जाता है उसके ऊपर हर अंश के ऊपर उसको रखा जाता है, मतलब हर के स्थान पर टोटल रखा जाता है और ऊपर जो है जिसकी वैल्यू जिसका प्रतिशत निकाला जाता है उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर टोटल क्या है, महिला की संख्या प्रतिशत में। अच्छा यहाँ पर टोटल कितना है, कुल संख्या बराबर कितना है दोस्तों, 12x प्लस 13x बराबर कितना हो जाएगा 25x। यहाँ पर आप 25x लिख सकते हैं। ये टोटल संख्या है पुरुष और महिला का मिला करके। महिला की संख्या प्रतिशत में, अब प्रतिशत में महिला की संख्या 13x है और बटे में आप क्या कर देंगे, टोटल कितना है 25x है और गुणा किससे कर देना है 100 से। बस आप x से x गुणा कर काट दीजिए, 25 चौके
100 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 13 गुणे 4, 13 चौके 52, मतलब टोटल 52 जो 52 है वो महिलाओं की संख्या है। 52 जो है महिलाओं की संख्या है और यही चीज़ 52% जो है आपकी महिलाओं की संख्या हो जाएगी। 52% जो है दोस्तों आपकी महिलाओं की संख्या हो जाएगी, यही सवाल का आंसर। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, परसेंट में उसको लाना। तो अगर जब हम 13/25 गुणे 100 करेंगे तो 13 चौके 52, आपका 25 चौके 100 काट जाएगा, 4 बचेगा, 13 चौके 52। 52% जो है आपके महिला हैं और इनके अलावा जो बच रहे हैं वो आपके पुरुष हैं। सवाल है दोस्तों, ए, बी व सी ने एक कार 2080 रुपये में किराए पर ली तथा इसे क्रमशः 14 घंटे, 16 घंटे, 22 घंटे प्रयोग में लिया, तो सी ने कितना रुपया इसके बदले दिया था। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मतलब कि टोटल जो है 2080 रुपया इन्होंने खर्च किया, जिसमें 14 घंटा ए ने, 16 घंटा बी ने, 22 घंटा सी ने इसमें खर्च किया। अब दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सी ने इसमें कितना रुपया दिया है, सी ने इसमें कितना रुपया दिया है, यही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इनका कुल समय हम जोड़ लेते हैं। कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, 14 + 16 + 22। जब आप इनको जोड़ेंगे 30 20 50 52 हो जाएगा। इनका टोटल जो है 52 घंटे हो जाएगा, 52 घंटे हो जाएगा। ये टोटल इनकी संख्या हो जाएगी समय की। और इन्होंने खर्च कितना किया, 2080 रुपया। 2080 रुपया इन्होंने खर्च किया। बस आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि 2080/52 आपको कर देना है, 2080/52 कर देना है। और गुणे आपको क्या करना है, ये जो 22 सी की वैल्यू पूछी जा रही है ना, यहाँ पर सी की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब सी ने कितना पैसा दिया, तो सी का टाइम कितना है, 2 है, 22 है। सी का टाइम कितना है, 22 है। तो बस आप 22 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। अब आप जब इसको आप काटेंगे तो 52 2080 आपका कट जाएगा 40 बार आपका ये कट जाएगा। 40 मतलब कि 0 आएगा, 4 दूनी की 8, 4 दूनी की 8 मतलब 4 पंचे 20, ये कट जाएगा। अब आपका बचा क्या, 40 गुणे 22। जब आप इनका गुणा करेंगे तो एक 0 आएगा, 4 दूनी की 8 आएगा, 4 दूनी की 8, मतलब कि 880 रुपया जो है इन्होंने खर्चा किया। सी ने कितना खर्चा किया दोस्तों, 880 रुपया खर्च किया। ये आपका यही आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में कक्षा ए तथा बी के सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत क्रमशः 68.4 तथा 71.2 था। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों के प्राप्त अंकों का सम्मिलित औसत 70 हो तो कक्षा ए व बी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें आपका रेशियो भी है, एवरेज भी है, दोनों को मिला करके इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे। एक परीक्षा में कक्षा ए तथा बी के सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत क्रमशः 68.4 तथा 71.2 है। यहाँ पर भी दोस्तों आप ये जो 68.4 है और 71.2 है, ये आपका एवरेज में दिया गया है, औसत में दिया गया है। ए का जो ए में संख्या है उसका औसत 68.4 है, जबकि बी के छात्रों की संख्या का जो औसत है वो 71.2 है। और दोनों को मिलाने के बाद मतलब कि टोटल औसत जो है आपका
70 है। ए और बी के दोनों को मिलाने के बाद जो एवरेज बन रहा है वो आपका 70 का बन रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल ए और बी में छात्रों की संख्या कितनी है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना ए व बी में छात्रों की संख्या क्रमशः x व y है। आपसे ए और बी में छात्रों की संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना ए व बी में छात्रों की संख्या क्रमशः x व y है। इस चीज को हम लोग मान लेते हैं। अब भैया यहां पर ए का एवरेज इतना है 68.4 है, बी का एवरेज 71.2 है। तो इनका जो है हम टोटल संख्या अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, तब ए में कुल संख्या बराबर 68.4 गुणे x ये हो जाएगा। व बी में कुल संख्या बराबर 71.2 गुणे y, ये हो जाएगा आपका टोटल संख्या। ए व बी में छात्रों की संख्या दोस्तों यहां पर अनुपात में पूछा गया है, तो यहां पर ये जो संख्या है क्रमशः x व y रेशियो में आपका होगा, x व y आपका रेशियो में होगा। ये आप जो है याद रखिएगा। ए में कुल संख्या 68.4 गुणे x व बी में कुल संख्या 71.2 गुणे y हो जाएगा। अब ये तो आपकी संख्या टोटल हो गई, और टोटल संख्या का एवरेज कितना है दोस्तों 70। तब कुल औसत बराबर यहां पर औसत कितना हो जाएगा 68.4 गुणे x प्लस संख्याओं का योग बटे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या 68.4 गुणे x प्लस 71.2 गुणे y। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या का मतलब ये है कि आपका ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे टोटल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पर टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये एक संख्या ए का हो गया, एक संख्या बी का हो गया, इनका योग और बटे संख्याओं की संख्या कितनी है x और y 2, और इनका एवरेज कितना दिया गया है दोस्तों 70 दिया गया है, 70 दिया गया। अब इसको आप हल कर सकते हैं। जब आप इसको हल करेंगे तो 68.4 गुणे x हो जाएगा, 68.4 गुणे x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 से जब x और प्लस y में गुणा करेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 68.4x प्लस 71.2y बराबर 70 का x में गुणा होगा 70x प्लस 70 का y में गुणा होगा 70y हो जाएगा, बराबर 68.4x 70x, ये आपका x वाला मिल रहा है, 71.2y और 70y ये आपका y से मिल रहा है। तो इसको क्या करना है कि इस 68.4x को हम उधर करते हैं, तो जब उधर करेंगे तो 70x माइनस 68.4x होगा, और बराबर ये वाला आपका यहीं पे रहेगा, तो 71.2y माइनस 70y, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। जब आप 70x में से 68.4x को घटाएंगे तो आपका बचेगा 1.6x, और बराबर 71 में से 70 को जब आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 1.2y।
ये आपका यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका 1.6x बराबर 1.2y, ये आपका इतना हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, x रेशियो y का मान, x रेशियो y का मान, यही चीज़ मैंने माना है और इसका हमें मान ही निकालना है। x रेशियो y का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पर x को आप ऐसे रख दीजिए, x को आप ऐसे रख दीजिए और बट्टे में y को आप यहाँ पर रख दीजिए, और यहाँ पर y वाला जो है 1.2 ऐसे ही रहेगा और नीचे आप 1.6 कर दीजिए। उसके बाद ये दशमलव से आपका दशमलव कट जाएगा, बराबर x बट्टे वाई बराबर 12/16, ये आप काट सकते हैं, 4 तिया के 12, 4 चौके के 16। x बट्टे वाई बराबर 3/4, या x रेशियो y बराबर 3/4, ये आपका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। x रेशियो y बराबर 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 13,260 को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 रुपया मिले तो श्याम को 15 रुपया मिले। इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः कितना रुपया मिलेगा, ये आपका दोस्तों सवाल है। यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो 11 और 15 है ना, इसको आप रेशियो में मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में ही है ये, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार रूप से बता दिया गया है अलग अलग करके। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि राम को 11 रुपया मिल रहा है और श्याम को 15 रुपया, ये मानते हैं। ये रेशियो में एक तरह से आपका कह सकते हो 11:15 है, 11:15 है राम और श्याम के पैसे का। तो यहाँ पर हम वही चीज़ मान लेते हैं। माना राम का धन 11x है और श्याम का धन 15x है, 15x है। कुल धन बराबर 11x प्लस 15x बराबर कितना हो जाएगा, 26x। टोटल रेशियो में धन कितना है दोस्तों, 26x है। टोटल रेशियो में 26x, और सवाल में आपका कितना दिया गया है, 13,260। 13,260 तब 26x बराबर 13,260। 26x बराबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं 13,260, ये हो जाएगा। या x बराबर, अब आप 26 से 13,260 को काटेंगे तो 510 बार जाएगा। 500 मतलब 26 का 51 में गुणा करेंगे तो 1326 होगा, और 1010 आपका एक्स्ट्रा उतर जाएगा। तो आपका x बराबर कितना निकल के आया, 510। 510 आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, x का मान। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, राम और श्याम को क्रमशः कितना मिला। बस आप आराम से इसको कर सकते हैं। राम को कितना मिला है, राम को 11x धन मिला, तब 11 गुणे 510, 11 0 0, 11 1 कम 11, 11 पचे 55 और 1 56, 5610 मतलब 5,610। ये राम का धन है, एक सवाल का आंसर तो ये हो गया। श्याम का हम क्या निकालेंगे, श्याम का कितना माना गया दोस्तों, 13x माना गया है, सॉरी 15x माना गया है, 15x माना गया। तब 15 गुणे
15 गुणे यक्स का मान 510 है, 15 गुणे 510 बराबर 15 जीरो जीरो, 15 एकम 15, 15 पचे 75, 75 और 1 76, मतलब 7,650 रुपया। ये किसका है? ये आपका श्याम का है। और ये किसका है दोस्तों? ये आपका जो है राम का है, ये राम का है। ये इन दोनों मतलब यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1200 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी से 200 अधिक है और सी से 200 रुपया कम है, बी का भाग क्या होगा? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों कह सकते हैं माना बी का धन यक्स रुपया है, माना बी का धन यक्स रुपया है। अब आपका सवाल के हिसाब से जैसे कहा जा रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी से 200 अधिक है, ए का भाग, तब ए बराबर ए का भाग कितना हो जाएगा? बी से 200 अधिक, मतलब यक्स से 200 अधिक। बी का दाम कितना है? बी का धन कितना है? यक्स है। ये आपका ए का मान हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? अब आगे फिर देखते हैं। और सी से 200 रुपया कम है, मतलब सी से 200 रुपया कौन कम है? ए का दाम कितना है? एक्स प्लस 200 है। तो मतलब अगर सी से 200 रुपया कम है तो सी जो है ए से 200 रुपया ज़्यादा होगा। यही तो कहने का मतलब है। यहाँ पर कहा जा रहा है सी से 200 रुपया कम है, कौन? ए जो है सी से 200 रुपया कम है, तो ए का दाम कितना है? एक्स प्लस 200 है। तो इसका मतलब सी जो है ए से 200 रुपया ज़्यादा होगा। तो मतलब कितना होगा? यक्स प्लस 200 तो ऑलरेडी यहाँ पर था ही, 200 और कम है, तो मतलब सी 200 अधिक है, तो मतलब कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये सी का दाम हो जाएगा। अब उसके बाद आगे आपका क्या कहा जा रहा है? प्रश्न के अनुसार अब तीनों का टोटल हम कर देते हैं, तब कुल धन बराबर, कुल धन ए का धन कितना है? यक्स प्लस 200, यक्स प्लस 200, बी का यक्स है, सी का यक्स प्लस 400 है, और टोटल आपका मान कितना दिया गया है? 1200 दिया गया है। अब इसको आप जब टोटल करेंगे यक्स 3 यक्स हो जाएगा और 200 400 600 हो जाएगा, बराबर 3 यक्स प्लस 600 बराबर 1200। या यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं 3 यक्स प्लस 600 बराबर 1200 है। अब 600 को उधर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 यक्स बराबर 1200 माइनस 600, या 3 यक्स बराबर 600, या यक्स बराबर 3 दूनी की 6, यहाँ पर 200 हो जाएगा। यक्स बराबर 200 हो जाएगा, यहाँ पर 200 बार जाएगा। और आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बी का भाग कितना होगा? बी का भाग कितना होगा? और बी का भाग मैंने माना कितना है? माना बी का धन जो है यक्स रुपया है। और यक्स का मान कितना निकला है दोस्तों? यक्स का मान कितना निकल के आ गया? यक्स का मान कितना निकल के आ गया? आप देख रहे हैं यक्स बराबर 200 रुपया, यक्स बराबर 200 रुपया। बस यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का दाम 1600 रुपया है। इसे 2 टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है तो मूल्य में कुल कितने रुपए की कमी आएगी? ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। हीरे का मूल्य कितना है? हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ये आप पॉइंट को याद रखिएगा। हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 10 ग्राम
10 ग्राम हीरे का दाम कितना है? हीरे का दाम 1600 रुपया है। 1600 रुपया है। अब इस हीरे को 2 टुकड़े में बांटा जाता है। एक टुकड़ा आपका 2 निकलता है, एक टुकड़ा आपका 3 के हिस्से में निकलता है, मतलब 2 और 3 के हिस्से में इसको बांट दिया जाता है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है, एक हिस्सा आपका 2 है, एक हिस्सा आपका 3 है। 2 टुकड़ों में बांटने पर 2:3 में बांटा जा रहा है। कुल 2 + 3 5 टुकड़ा हो जाएगा, मतलब 5। ये आपका रेशियो में हो जाएगा, जो भी आप समझ सकते हैं। इसका कुल 5 टुकड़ा हो जाएगा। अब जो है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, पहले हम 2 टुकड़े का दाम निकाल लेते हैं, उसके बाद 3 टुकड़े का दाम निकाल लेते हैं। अब आपको करना क्या है, ये आपका वजन है, 2:3 में आपका वजन हो जाएगा और ये आपका 1600 रुपया जो है आपका दाम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। जो मूल्य है भार के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पर तब 1600 का सबसे पहले हम 2 का निकालते हैं, तो 3 और 2 5, टोटल का 2/5, और ये आपका स्क्वायर में होगा दोस्तों, क्योंकि भार का ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है भार का रेट जो है आपका वर्ग समानुपाती होगा। तो इसको हम वर्ग में करेंगे। उसके बाद 1600 गुणे 2 दूनी की 4, 5 पचम 25। जब इसको आप काटेंगे, 25 का 16 में जब 1600 में भाग करेंगे तो 64 बार जाएगा, बराबर 64 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16, 4 छन 24, 24 और 1 25। ये 256 रुपया 2 हिस्से के टुकड़े का रेट मिल गया। 256 रुपया जो आपने 2 हिस्सा किया था उसका मिल गया। अब आपका 3 वाले हिस्से का दाम कितना हो जाएगा? अब 3/5 का ये भी आप स्क्वायर में कर दीजिए, बराबर 1600 गुणे 3 त्रिका 9, 5 पचम 25, 25 का 1600 आप 64 बार काट सकते हैं। 64 गुणे 9 करेंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 छंगे 54 हो जाएगा, 54 और 3 57, 576 रुपया आपका कितना हो जाएगा, ये आपके 3 वाले हिस्से का दाम हो जाएगा 576। अब टोटल 5 टुकड़ा हुआ है इसका, टोटल 5 हिस्से में इसको मतलब किया गया है। अब 5 हिस्सा आपका जो है दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कुल कमी, ये कमी की बात हो रही है, टुकड़ों में जो बटा हुआ है ये कमी है, कुल कमी। अब दोस्तों टोटल 10 ग्राम हीरा था और इसका दाम 1600 था, और कुछ हीरे को 2:3 के रूप में काट दिया गया, और 2 का हिस्से का दाम 256 है, 3 के हिस्से का दाम 576 है। टोटल कितना हिस्सा निकला रेट में, आप कहेंगे इनको जब आप जोड़ेंगे तो, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो मूल्य में कुल कितने रुपए की कमी आई, यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो कुल कमी यहाँ पर टोटल आपका 1600 रुपये का जो है ये सामान था। उसके बाद इसमें आपने 256 एक बार काटा, 576 एक बार काटा, 256 + 576 आपने इतना काट दिया, बराबर 1600 माइनस 6 6 12, 7 5 12 और 1 13, 5 2 और 7 और 1 8, 832 रुपया। 832 रुपया आपका माइनस होगा। जब आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। ये आपका 768 रुपया की कमी होगी।
768 की कमी होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को रेशियो एंड प्रपोर्शन में कोई समस्या होने वाली है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि मैंने जितनी कोशिश हो सकी है उतना मैंने प्रयास किया है। हर एक सवालों को आपके सामने रखा है, हर एक प्रीवियस ईयर के सवालों को रखा है, और साथ में जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे सवालों को आप सभी के सामने रखा है और विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में भी आए होंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि यहीं पर रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।